मैं महेंद्र मिश्रा कैप्टन डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। हम लोग मानते हैं कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर के बना हुआ है। ये सपोज करते हैं -q आवेश है और ये +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। दोनों के बीच की दूरी 2l है। अब मध्य बिंदु O पे अगर हम लंब डालेंगे तो यह एक निरक्ष का निर्माण करेगा। मानते हैं ये कोई r दूरी पर स्थित कोई बिंदु यहाँ पर P है, निरक्षीय स्थिति में। हम लोग जानते हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को वैद्युत अक्ष कहते हैं और वैद्युत अक्ष के मध्य बिंदु पर डाले गए लंब को निरक्ष कहते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब क्या करते हैं, देखो यहां से -q आवेश के कारण एक तीव्रता यहां उत्पन्न होगी और एक +q आवेश के कारण यहां तीव्रता उत्पन्न होगी। इसलिए सबसे पहले हम यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी की चर्चा कर लेते हैं। यहां से यहां तक की टोटल दूरी 2l थी, ये इसका मध्य बिंदु है, इसलिए ये दूरी हो जाएगी l के बराबर और ये दूरी r है और ये आपकी राइट एंगल दिखाई दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका मतलब इसकी वैल्यू लिख सकते हैं √r² प्लस l स्क्वायर और सेम इसकी भी वैल्यू वही होगी r² प्लस l स्क्वायर। अब -q आवेश के कारण यहाँ एक तीव्रता उत्पन्न होगी और एक +q आवेश के कारण तीव्रता उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले हम लोगों की चर्चा कर लेनी है कि कितना +q आवेश के कारण उत्पन्न हो रही है और कितना -q आवेश के कारण उत्पन्न हो गई। इसके कारण हम लोग देखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। लेकिन यहां r के स्थान पे क्या है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² प्लस l²। इतना आपको मिल गया। इसी तरह से +q आवेश के कारण +q आवेश के कारण डायरेक्ट लिख सकते हैं E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² प्लस l²। याद रखिएगा, चाहे +q आवेश हो चाहे -q आवेश हो, यहां पर हम हमेशा परिमाण रख रहे हैं, इसलिए q का मान हमेशा धनात्मक ही रखा जाएगा। एक नोटेड पॉइंट है कि जब भी हम लोग वैद्युत बल की चर्चा करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चर्चा करेंगे, तो वहां पर आवेशों को सदैव परिमाण के रूप में यूज करते हैं, माइनस या प्लस चिन्ह का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब अभी हम आगे के चैप्टरों में वैद्युत विभव और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की चर्चा करते हैं, तो उस स्थिति में हम इन्हें चिन्ह सहित रखेंगे। चलिए, तो ये हमारा -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हो गया और ये आपका +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा, क्योंकि ये सदिश राशियां हैं। इसलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे, इनके ऊपर आप लगा सकते हैं एरो का चिन्ह, क्योंकि सदिश राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये देखेंगे जब सदिश राशियों को जोड़ने के लिए आवश्यक है कि उनकी दिशा का निर्धारण करना। अब हम यहाँ देखेंगे वो किस दिशा में कार्य कर रही हैं, तब उनका परिणामी क्या होगा।
तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुई E1, इसकी दिशा क्या होगी? हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिस भी बिंदु पर हमें तीव्रता की गणना करनी होती है उस बिंदु पर हमें परीक्षण आवेश रखा हुआ मान लेते हैं। यहाँ पर हमें परीक्षण आवेश रखे हुए सपोज करते हैं Q0 रखा होगा। अब ये वाला ऋण आवेश है, ये इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, अर्थात इसके गति की दिशा ये होगी, यही वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा है, दैट इज E1। और ये वाला आवेश क्या है? धन आवेश है, और ये भी परीक्षण आवेश भी धन आवेशित होता है। धन और धन के बीच प्रतिकर्षण होगा, अर्थात इसकी दिशा कुछ ऐसा होगी। ये हो गई आपकी E2 की दिशा। अब अगर हम माने ये कोण थीटा है तो देख सकते हैं कि ये जो E2 है ये भी क्षैतिज से थीटा कोण पर और ये भी क्षैतिज से थीटा कोण पर कार्य कर रही है। तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है और हम लोग वेक्टरों की एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि जब कोई सदिश राशि क्षैतिज से थीटा कोण पर या किसी कोण पर इंसिडेंट होती है, कार्यरत होती है, तब हम उसे दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। यहां थोड़ा सा कंपोनेंट देखिए, ये आपका E1 है और ये आपका E2 है। ये आपकी E1 की दिशा है, सॉरी E2 की दिशा है, और ये आपके E1 की दिशा है, और ये इनके द्वारा बनाया गया क्षैतिज से कोण है। ये है आपका थीटा और ये आल्फा। क्षैतिज से E2 भी थीटा कोण पे काम कर रहा है और क्षैतिज से E1 भी थीटा कोण पर कार्य कर रहा है। थोड़ा समझने वाली बात है, नोटेड पॉइंट ध्यान रखिएगा इसको। अब इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्व घटक। तो क्षैतिज घटक हो जाएगा E2 cos थीटा और लंब घटक हो जाएगा E2 sin थीटा। ऐसे ये भी दो कंपोनेंट डिवाइड होगा, लंब घटक इधर E1 sin थीटा और इस दिशा में E1 cos थीटा। हम देख रहे हैं कि E1 और E2 दोनों का परिमाण समान है, दिख ही रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो जो इनका ऊर्ध्व घटक है एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देता है। फिर से, चूंकि E1 और E2 का परिमाण समान है इसलिए इनका ऊर्ध्व घटक एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देता है, अर्थात जो परिणामी है वो इनके क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगा, क्योंकि क्षैतिज दोनों कंपोनेंट एक ही दिशा में है। इस स्थिति में यहां परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा 1 प्लस E2 cos थीटा 2। तो हम लोग लिख सकते हैं E1 प्लस E2 इन ब्रैकेट और cos थीटा को हम लोग कॉमन ले लें, नॉट थीटा 1 थीटा, दैट इज थीटा। अब E1 और E2 की वैल्यू हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और पूरे से कॉमन है आपका cos थीटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब हमारा उद्देश्य है cos थीटा की वैल्यू निकालना। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां से निकाल सकते हैं थीटा बराबर आधार मतलब L, कर्ण मतलब ये, बट cos थीटा बराबर होता है आधार मतलब L, कर्ण अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
इंटू यल अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर 1/2 अंडर रूट को होल पावर 1/2 लिखा जा सकता है। 2q और यल मिलकर के एक नई भौतिक राशि बताएंगे जो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 2ql या q गुणे 2l इक्वल टू होता है p अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, गुणा करने पे खाते जुड़ जाती हैं, यहाँ पर घात है 1, यहाँ पर घात है 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही इस बिंदु पे हमें तीव्रता निकालनी थी तो माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण हमने तीव्रता निकाल लिया। अब देखते हैं कि इनका परिणामी कैसे निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि जो E1 और E2 का ऊर्ध्व घटक है ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अर्थात अंतर के बराबर होना चाहिए। क्योंकि परिणामी दोनों बराबर हैं इसलिए इनका अंतर 0 होगा, निरस्त कर देंगे। अब पूरी की पूरी परिणामी तीव्रता इनके क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी। बस हमें E1 और E2 का मान रखना है, cos थीटा का मान निकालना है और हमको आंसर मिल जाएगा। अब एक छोटी सी फॉर्मेलिटी हमको यहां करनी है। जैसे कि हम लोग चर्चा किए थे कि अगर जो R है बट R इज मोस्टली ग्रेटर देन यल, अगर R का मान यल से बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यल स्क्वायर की तुलना में इसका मान बहुत ज्यादा होगा और इतना ज्यादा हो जाएगा कि यल स्क्वायर इसके सामने नगण्य हो जाएगा, निग्लेजिबल हो जाएगा। तो जहां पर भी यल स्क्वायर है यहां पे हम क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे तो मिलेगा हेंस E 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, E इक्वल टू 1/4πε0 P अपान R क्यूब। ये हो गई निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के लिए व्यंजक। तो स्टूडेंट के समस्यात्मक प्रश्नों का कुछ चर्चा करते हैं। लाइए चलिए, पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अगर किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं आपस में काटती हैं तो सीधा सा मतलब है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। अर्थात स्पष्ट है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं। हम लोग लास्ट के कुछ लेक्चरों में इसकी चर्चा किए थे कि 2 स्थितियां ऐसी हैं जहां कूलाम का नियम लागू नहीं होता। पहली स्थिति है कि अगर 2 आवेश 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर स्थित हैं तब उनके बीच लगने वाले बल की व्याख्या कूलाम नियम के आधार पर नहीं की जा सकती। और दूसरा, अगर दोनों आवेश विरामावस्था में ना होकर के गतिक अवस्था में हो जाएं तब कूलाम का नियम फेल हो जाता है। अर्थात कूलाम का नियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। पहली स्थिति है कि अगर 2 आवेश 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर हैं और दूसरा है अगर दोनों आवेश गतिमान स्थिति में हैं। अगला क्वेश्चन है वैद्युत बल और गुरुत्व बल की तुलना कीजिए। तो पहला याद रखिएगा, वैद्युत बल द्रव्यमान पर आवेश पर निर्भर करता है जबकि गुरुत्व बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरा, वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है जबकि गुरुत्व बल की प्रकृति केवल और केवल आकर्षण की होती है। तीसरा, जो वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है जबकि गुरुत्व बल 2 द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्या किसी वस्तु पर 1.6 × 10⁻⁻20 कूलाम आवेश हो सकता है। कहा है कि क्या किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻20 कूलाम हो सकता है। तो हम फार्मूला जानते हैं, Q = NE
तो n बराबर हो गया Q बाई ई। Q का मान है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 20 और E का मान जानते हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 आफ्टर सॉल्विंग 10 पावर माइनस 1। इसका मतलब 0.1। याद रखिएगा संख्या का मान कभी दशमलव में या भिन्न में नहीं होता है। सबसे छोटा इकाई 1 इलेक्ट्रॉन की होगी, जबकि यहाँ दिखा रहा है 0.1 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया गया। अर्थात स्पष्ट है कि किसी भी परिस्थिति में किसी वस्तु पर आवेश का मान इससे अधिक नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग करेंगे कि यदि Q बराबर 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, क्या ये आवेश किसी वस्तु पर संभव है कि नहीं? इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि आवेश का ESU और EMU तथा कूलाम मात्रकों में क्या संबंध होता है? देखो एक कूलाम इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10 पावर 9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं तो इस बिंदु पर आवेश की प्रकृति क्या होगी? देखो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा बिंदु है जहां पर वैद्युत बल रेखाएं आकर के मिल रही हैं तो इस बिंदु पे कौन सा आवेश हो सकता है? तो याद रखो, कुछ याद आया होगा, हम लोग पहले या दूसरे लेक्चर में इसकी स्टडी किए थे कि अगर कोई वैद्युत बल रेखाएं भीतर की ओर आ रही हैं, बाहर से भीतर की ओर दिशा है, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है एक माइनस आवेश द्वारा उत्पन्न किया गया है। अगर प्लस आवेश होता ये सारी रेखाएं वहां से निकलती हुई प्रतीत होती। इसमें क्वेश्चन है कि अगर किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पर कौन सा आवेश होगा? हमारा आंसर होना चाहिए ऋण आवेश होगा। अगला क्वेश्चन है क्या कूलाम का नियम नाभिकीय तथा परमाणु दूरियों के लिए भी सत्य है? हमने पहले ही चर्चा कर दी कूलाम के नियम की सीमा। नाभिकीय दूरियां और परमाणु दूरियां दोनों ही 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होती हैं, इसलिए दोनों की व्याख्या कूलाम के नियम के आधार पर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या वह वैद्युत बल जो कि एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर, फिर से, क्या वह वैद्युत बल जो कि एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर आरोपित बदल जाएगा यदि उसके समीप अन्य वैद्युत आवेश लाया जाए? देखो जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कहा है कि एक आवेश हमारे पास है Q1 और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है Q2। ये वाला आवेश इस पर कहो या ये वाला आवेश इस पे कहो, सपोज करते हैं कि इस पर एक बल लग रहा है F1। अब यहां पर एक आवेश यहां और उपस्थित हो गया Q3 भी। तब पूछ रहा है कि अगर Q3 भी उपस्थित हो जाएगा तो इसके द्वारा इस पर लगने वाले बल के मान में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, घटेगा, बढ़ेगा कि नियत रहेगा? तो याद रखिए, तीसरा आवेश उपस्थित हो, चौथा आवेश उपस्थित हो, n आवेश उपस्थित हो जाए, इस पर लगने वाले परिणामी बल के मान में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस आवेश द्वारा इस पर लगने वाले बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात ये जितना पहले लगा रहा था F1 बल, इसकी उपस्थिति में भी F1 बल ही इस पर लगाएगा। वो अलग बात है कि इस पर लगने वाला जो परिणामी बल है, क्योंकि इसके द्वारा भी इस पर एक बल लगेगा F2, अब जो परिणामी बल है वेक्टर F1 और वेक्टर F2 के सदिश योग के बराबर हो जाएगा, लेकिन इसके द्वारा अब भी वही बल कार्य करेगा। स्पष्ट है कि अन्य आवेशों की उपस्थिति का दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन आपका है माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक नाम से ही लग रहा है, परावैद्युत अंक। कैसा अंक? निर्वात, सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि निर्वात की विद्युतशील, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं।
इसका अगर हम लोग दूसरे शब्दों में देखें तो कहते हैं किसी माध्यम में लगने वाला बल तथा निर्वात में लगने वाले बल का अनुपात। F की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन रहेगा माध्यम की वैद्युतशीलता और नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल, केवल यहां एप्सिलॉन बचा है, एप्सिलॉन नॉट बचा है, तो यहां से रिजल्ट आ सकता है ये। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एक नियतांक कहलाता है। उस नियतांक को ही कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। फिर अगला क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन रखा जाता है, किसका त्वरण अधिक होगा? देखो एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में यह है एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है और एक प्रोटॉन रखा गया है। याद रखिए इलेक्ट्रॉन पर भी एक यूनिट आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। इस पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। दोनों पर आवेश का मान समान होता है, इसलिए दोनों पर लगने वाले बल का मान भी समान होगा, क्योंकि F बराबर होता है Q × E। E एक समान वैद्युत क्षेत्र है, दोनों के लिए वही है, दोनों पर आवेश समान है, अर्थात Fe का मान F प्रोटॉन के बराबर होता है। बल तो क्लियर है। अब त्वरण की हम लोग बात करते हैं, तो ये हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है F/m। बल समान है तो सीधे लिखेंगे जो त्वरण है वो अनुक्रमानुपाती है 1/m के। वह कण जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका त्वरण कम। तो याद रखिएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी अधिक होता है, इसलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण उसका त्वरण कम होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण उसका त्वरण ज्यादा होता है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है कि स्थूल या बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम आवेशों के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा देखो, हम मानते हैं कि किसी वस्तु पर बहुत अधिक आवेश है, तब कैसे क्वांटीकरण थ्योरी को हम लोग अनसर्टेनिटी महसूस करते हैं। होता क्या है, अगर हमारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु पर Q आवेश है, क्योंकि वह वस्तु है, वह पिंड है, तो बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा और उसमें अनंत या कहो कि बहुत ही अधिक मात्रा में आवेश होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे या तो इस पे इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो जो Q है किसी भी वस्तु पर अगर हम बड़े पैमाने पर आवेश लेते हैं तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान किसी एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की तुलना में बहुत ही अधिक होता है। तो अगर हम इससे एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू कर दें तो हमें यह महसूस नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन उससे विविक्त हो रहे हैं, बल्कि यह महसूस होता है कि उस पर आवेशों की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात यहां से हमें यह महसूस होगा कि इस पर आवेश परिवर्तित हो रहा है, विविक्त नहीं हो रहा है। क्लियर? इसलिए हम लोग इसे क्या मानते हैं? क्वांटीकरण थ्योरी का अपवाद मानते हैं। कहेंगे कि ये याद रखिए होता नहीं है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर क्वांटीकरण थ्योरी फेल हो गई, अर्थात आवेश की मात्रा लगातार कम हो रही है, वह फ्रैक्शन में भी हो सकती है इस कंडीशन में।